तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो जिसने असल में हमारे आज के पूरे समाज और शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन की। हाँ, और जो स्रोत आज हमारे पास है ना, वे महज कुछ सरकारी पन्नों का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 23 अलग-अलग टास्क फोर्स द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा व्यापक ब्लूप्रिंट है जिसने आजाद भारत के आधुनिक शिक्षा तंत्र का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन किया। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि भारी भरकम और उबाऊ सरकारी शब्दावली से बचते हुए इस दस्तावेज के उन सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाले तथ्यों को सामने लाया जाए जो आज इतने दशकों बाद भी हमारी जिंदगियों से सीधे जुड़े हुए हैं। सही बात है। इस पूरी नीति के महत्व को समझने के लिए ना, इसके उस समय के संदर्भ को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आजादी मिलने के बाद के दशकों में भारत ने शिक्षा का विस्तार तो बहुत तेजी से किया। हजारों स्कूल खुले, हाँ, हजारों की संख्या में नए स्कूल और कॉलेज खोले गए, डिग्रियां बांटी गईं। लेकिन इस विस्तार के साथ एक बहुत गहरी समस्या खड़ी हो गई थी। शिक्षा की गुणवत्ता और समाज में समानता के बीच एक बहुत भारी अंतर पैदा हो गया था। अमीर और गरीब के बीच का फासला कम होने की बजाय और बढ़ रहा था। एग्जैक्टली। इसलिए 1986 की इस नीति का मुख्य उद्देश्य केवल और ज्यादा इमारतें खड़े करना नहीं था। इसका असली लक्ष्य था शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सक्रिय साधन बनाना। ये उद्देश्य वाकई बहुत बड़ा था और इस दस्तावेज को पढ़ते हुए ये साफ झलकता है कि उन्होंने जमीनी स्तर से शुरुआत की। सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, जहां एक बहुत ही मशहूर योजना का जिक्र आता है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। हाँ, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। यहाँ किसी के भी मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर एक शिक्षा योजना में ऑपरेशन जैसा सैन्य शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि वो कोई आम सरकारी घोषणा नहीं थी। बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन शब्द जानबूझकर इसलिए जोड़ा गया था ताकि इसे युद्ध स्तर की तत्परता, एक अर्जेंसी के साथ जमीन पर उतारा जा सके। और सबसे मजे की बात यह है कि ब्लैकबोर्ड नाम होने के बावजूद इसमें केवल चौक और डस्टर पकड़ा देने की बात नहीं थी। हाँ, स्रोतों पर नजर डालें तो इसमें हर मौसम में काम आने वाले कम से कम 2 बड़े पक्के कमरे, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, नक्शे, विज्ञान की किट और यहाँ तक कि ढोलक, तबला या मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र भी स्कूलों को देने की सूची में शामिल थे। और हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षकों का होना अनिवार्य किया गया, जिनमें से एक का महिला होना जरूरी था। सही कहा। वाद्य यंत्रों और खिलौनों को शामिल करने के पीछे का जो दर्शन है वो बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक शोध पर आधारित था। इस नीति ने शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा, जिसे ECCE कहा गया, उस पर एक नई दृष्टि डाली। इसका मकसद 3-4 साल के बच्चों को स्कूल की बेंच पर बिठाकर अनुशासित करना नहीं था। दस्तावेज साफ तौर पर कहता है कि शुरुआती उम्रों में रटने की जो पुरानी आदत है ना, 3 R's वाली आदत, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, हाँ बिल्कुल, उस पर से ध्यान हटाया जाना चाहिए। उसकी जगह प्ले वे यानी खेल खेल में सीखने पर जोर दिया गया। ये तो बच्चों के लिए हुआ। हाँ, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा पहलू था। ये ECCE सिस्टम केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि गरीब और कामकाजी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी सपोर्ट सिस्टम था। जब महिलाएं खेतों या कारखानों में काम करने जाती थीं, तो उन्हें अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल में छोड़ने की जगह मिली। एग्जैक्टली। और इस सपोर्ट सिस्टम का एक ऐसा सामाजिक असर भी हुआ जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो कैसे? जब छोटे बच्चों के लिए ये सेंटर्स बने तो उसका सीधा असर घर की बड़ी बच्चियों पर पड़ा। अक्सर देखा जाता था कि बड़ी बच्चियों को अपने छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए घर पर ही रोक लिया जाता था। हाँ, जिससे वो कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाती थी। बिल्कुल, इन सेंटर्स की वजह से वो इस जिम्मेदारी से आजाद हुई और आखिरकार स्कूल जा सकी। एक तरह से छोटे बच्चों के सिस्टम ने बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने की दर को बढ़ा दिया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अच्छी नीति समाज के कई स्तरों पर एक साथ काम करती है। अब बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के बाद दस्तावेज का ध्यान मिडिल या हाई स्कूल के बच्चों पर जाता है, जहां से नवोदय विद्यालय का क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है। सही कहा। ये एक ऐसी पहल थी जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की कोशिश की। ये उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था जो पढ़ने में तो बहुत तेज हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि बेहतरीन शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। नवोदय विद्यालयों के आंकड़े और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। इन स्कूलों में 75% आरक्षण सीधे तौर पर ग्रामीण बच्चों के लिए रखा गया। और यहाँ पढ़ाई से लेकर रहना, खाना सब कुछ मुफ्त था। यह गांव की उन प्रतिभाओं को मुख्यधारा में लाने का प्रयोग था
जो खेतों में ही खो जाती थीं। और शिक्षा के इसी नए ढांचे में एक और यथार्थवादी कदम उठाया गया, व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन। नीति निर्माताओं ने तभी यह भांप लिया था कि हर छात्र के लिए पारंपरिक कॉलेज जाना न तो जरूरी है, न ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए व्यवहारिक। लेकिन उस समय की हकीकत बहुत निराशाजनक थी। 1985 के आंकड़े बताते हैं कि +2 के स्तर पर पूरे देश में केवल 72,000 छात्र ही व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित थे। इतने बड़े देश के लिए ये संख्या ना के बराबर थी। इसीलिए इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में बहुत आक्रामक लक्ष्य रखे गए कि 1990 तक 10% और 95 तक कम से कम 25% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ा जाए, ताकि वे सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ सकें। और लोग व्यावसायिक शिक्षा की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण समझना भी जरूरी है। और यहीं से इस दस्तावेज का सबसे दिलचस्प विचार सामने आता है, डिग्रियों को नौकरियों से अलग करना, जिसे डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स कहा गया। ये विचार अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। उस समय एक प्रस्ताव लाया गया कि जहां भी नौकरियों के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री की तकनीकी रूप से कोई आवश्यकता नहीं है, वहां से डिग्री की अनिवार्यता को तुरंत खत्म कर दिया जाए। इसके लिए बाकायदा एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जिसका उद्देश्य ये मापना था कि उम्मीदवार के पास उस काम को करने का वास्तविक कौशल और क्षमता है या नहीं, न कि सिर्फ ये देखना कि उसके पास किसी कॉलेज की डिग्री है। ये एक तरह से आज की डिग्री इन्फ्लेशन वाली स्थिति की भविष्यवाणी थी। आज हम देखते हैं कि हर छोटे काम के लिए लोगों के पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन कौशल की कमी है। बिल्कुल। 1986 में ही ये विचार आना कि अगर किसी के पास हुनर है तो कागजी डिग्री का मोह छोड़ देना चाहिए, ये सच में क्रांतिकारी था। इसका एक बड़ा फायदा ये भी सोचा गया था कि इससे विश्वविद्यालयों पर पड़ने वाला वो भारी और अनावश्यक दबाव कम होता, जो सिर्फ डिग्री का कागज पाने के लिए एडमिशन लेने वालों की भीड़ से बढ़ रहा था। इस दबाव को समझना उच्च शिक्षा की उस समय की स्थिति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उस वक्त देश में 150 से अधिक विश्वविद्यालय और 5,000 से ज्यादा कॉलेज थे। एक बहुत ही केंद्रीकृत सिस्टम बन चुका था, जहां हर कॉलेज एक ही यूनिवर्सिटी के बनाए पाठ्यक्रम को रट रहा था। इस दमघोटू माहौल में नवाचार को बनाए रखना असंभव था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए नीति में स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया गया। 7वीं योजना में 500 कॉलेजों को स्वायत्त बनाने का स्पष्ट लक्ष्य रखा गया। ऑटोनॉमी मिलने का मतलब ये था कि ये कॉलेज अपना पाठ्यक्रम और अपनी परीक्षा प्रणाली खुद तय कर सकेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से। हाँ, और जहां उच्च शिक्षा की आजादी की बात हो, वहां अनुसंधान यानी रिसर्च का जिक्र आना तो स्वाभाविक है। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि उच्च शिक्षा और रिसर्च के बीच एक सिम्बायोटिक रिश्ता होता है। बिना बेहतरीन रिसर्च के विश्वविद्यालय केवल पुरानी जानकारी उगलने वाली मशीनें बन जाते हैं। लेकिन उस समय कागज पर रिसर्च की बात करना और उसे जमीन पर उतारने में जमीन आसमान का फर्क था। शोधकर्ताओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। उपकरणों की भारी कमी एक आम बात थी। अगर कोई वैज्ञानिक बाहर से कोई आधुनिक उपकरण मंगाना भी चाहे तो भारी कस्टम ड्यूटी और लाल फीताशाही के चलते महीनों लग जाते थे। और एक अजीब सी होड़ लगी हुई थी। ज्यादातर शोधकर्ता ऐसा विषय चुनते थे जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आसानी से छप जाए, बजाय इसके कि वो भारत की अपनी स्थानीय और जमीनी समस्याओं को सुलझा सके। इस दिशाहीनता से निपटने के लिए ही नेशनल रिसर्च काउंसिल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया और आधारभूत संरचना के लिए फंड्स को सीधा दोगुना करने की बात की गई। एक बहुत ही व्यावहारिक कदम ये उठाया गया कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स में 10 से 50% तक ओवरहेड ऑस देने का प्रावधान किया गया, ताकि रिसर्च करने वाली संस्थाएं बिजली, पानी और प्रशासन का खर्च आसानी से उठा सकें। इसके साथ ही प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भी ठोस कदम सुझाए गए, क्योंकि बेहतरीन दिमाग रिसर्च छोड़कर प्रशासनिक या कॉर्पोरेट नौकरियों में चले जाते थे। बिल्कुल। इसे बदलने के लिए यूजीसी की रिसर्च साइंटिस्ट स्कीम जैसी योजनाएं लाई गईं, ताकि रिसर्च को महज एक शौक नहीं बल्कि एक बेहद आकर्षक और सम्मानजनक करियर विकल्प बनाया जा सके। अब इस दस्तावेज के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो इसे एक साधारण शिक्षा नीति से अलग खड़ा करता है। वो है
समानता के लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। हाँ, जब हम इन पृष्ठों को पलटते हैं तो साफ दिखता है कि ये नीति महिलाओं को सिर्फ स्कूल के चार दीवारी तक पहुंचाकर अपनी पीठ थपथपाने वालों में से नहीं थी। ये सिस्टम को महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सक्रिय हथियार बनाना चाहती थी। दस्तावेज यहाँ एक बहुत मजबूत शब्द का इस्तेमाल करता है, इंटरवेंशनिस्ट रोल। इसका सीधा अर्थ ये है कि शिक्षा प्रणाली समाज में चल रहे भेदभाव को चुपचाप बैठकर नहीं देखेगी, बल्कि वो हस्तक्षेप करेगी। सबसे पहले स्कूल की पाठ्यपुस्तकों से लैंगिक भेदभाव या सेक्सिस्ट बायस को हटाने का लक्ष्य रखा गया। यानी किताबों में सिर्फ पुरुष ही डॉक्टर या इंजीनियर न दिखें और महिलाएं सिर्फ रसोई में न दिखें, और शिक्षकों की ट्रेनिंग इस तरह हो कि वो समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के एजेंट बन सकें। समानता की ये लड़ाई सिर्फ जेंडर तक सीमित नहीं थी। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी इसमें बहुत ही व्यवहारिक कदम उठाए गए, जैसे छात्रवृत्ति मिलने में आने वाली सरकारी जटिलता को कम करना। हाँ, लाल पीताशाही को खत्म करते हुए प्रस्ताव दिया गया कि छात्रों को छात्रवृत्ति सिर्फ उनके माता पिता द्वारा दिए गए एक सामान्य हलफनामे के आधार पर दे दी जाए। इससे हजारों बच्चों का समय दफ्तरों के चक्कर काटने से बच गया। और एक बहुत ही संवेदनशील कदम यह था कि जनजातीय बच्चों के लिए कक्षा 1 और 2 की किताबें, जिन्हें प्राइमर्स कहा जाता है, उनकी अपनी मातृभाषाओं में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मकसद ये था कि जब एक बच्चा स्कूल आए तो उसे भाषा की वजह से स्कूल एक पराई और डरावनी जगह न लगे। अल्पसंख्यकों की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और उस्मानिया में विशेष रिसोर्स सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और विज्ञान, गणित व अंग्रेजी जैसे अहम विषयों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाओं पर भी जोर दिया गया। इसी समावेशी सोच की कड़ी में विकलांग बच्चों की शिक्षा का भी बहुत परिपक्व दृष्टिकोण सामने आता है। हल्के रूप से विकलांग बच्चों को बाकी बच्चों से अलग थलग करने के बजाय सामान्य स्कूलों में ही पढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इस इंटीग्रेटेड एजुकेशन का फायदा ये था कि सामान्य बच्चे भी बचपन से ही विकलांगता के प्रति संवेदनशील बन सकें। और गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए जिला स्तर पर 400 ऐसे विशेष स्कूल खोलने की योजना बनाई गई, जहां हॉस्टल की सुविधा भी मौजूद हो। अब तक हमने जितनी भी योजनाओं की बात की है, वे कागज पर तो बहुत शानदार दिखती हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये सब जमीन पर कैसे उतरेगा। यही कारण है कि दस्तावेज का एक पूरा हिस्सा सिस्टम को जवाबदेह बनाने पर केंद्रित है। इसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि अनुशासन और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं होगा, जिन्हें नॉन नेगोशिएबल नॉर्म्स कहा गया है। बिल्कुल। और ये जवाबदेही सिर्फ ऊपर से नीचे थोपने वाली नहीं थी। इसमें पारदर्शी मूल्यांकन का तरीका सुझाया गया। शिक्षकों का मूल्यांकन सिर्फ उनके वरिष्ठ अधिकारी ही नहीं, बल्कि उनके सहकर्मी और छात्र भी कर सकेंगे। और शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन को मापने के लिए भी कड़े पैमाने तय किए गए। ये पूरी चर्चा तो उन युवाओं के इर्द गिर्द रही जो स्कूलों का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन 1986 के भारत के सामने प्रौढ़ शिक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी थी। अडल्ट एजुकेशन। उस समय देश में लगभग 43 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जो पूरी तरह निरक्षर थे। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन में 15 से 35 आयु वर्ग के लगभग 10 करोड़ लोगों को साक्षर करने का एक विशाल लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने साक्षरता की परिभाषा को बदल दिया। इसे सिर्फ अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखा गया, इसे फंक्शनल लिटरेसी या कामकाजी साक्षरता का नाम दिया गया। क्योंकि एक गरीब मजदूर के लिए अक्षर ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो उसकी रोजी रोटी से न जुड़े। इसीलिए इसे सीधे तौर पर कौशल विकास और उस समय चल रही बड़ी ग्रामीण विकास योजनाओं से जोड़ा गया, जैसे कि IRDP और NREP योजनाएं। जब साक्षरता को इन योजनाओं से जोड़ा गया तो लोगों को समझ आया कि पढ़ना लिखना सीखने से उन्हें बैंक से लोन लेने में और अपने अधिकारों को समझने में मदद मिलेगी। सही बात है। इन सारे पहलुओं को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो साफ हो जाता है कि 1986 की शिक्षा नीति का ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन महज एक रिपोर्ट नहीं थी, ये भारत के भविष्य का आर्किटेक्चर था। बिल्कुल। आज जो हम ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम देखते हैं, जैसे इग्नू या नवोदय विद्यालय और हर जिले में डाइट सेंटर देखते हैं, ये सब उसी विजनरी ब्लूप्रिंट की देन है जो आज भी काम कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बेहद अहम और चुभने वाला सवाल पैदा होता है। 1986 की नीति ने डिग्रियों को नौकरियों से अलग करने की बात कही थी। उन्होंने तभी समझ लिया था कि रटने के बजाय वास्तविक कौशल को परखा जाना चाहिए। आज इतने दशकों बाद क्या हम वाकई एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो इंसान के हुनर और उसकी सोचने की क्षमता का सम्मान करता है?
या हम आज भी सिर्फ कागजी डिग्रियों की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर इस चर्चा के बाद हर किसी को विचार करना चाहिए। क्या हम सच में शिक्षा को उस सामाजिक बदलाव का हथियार बना पाए हैं जिसकी कल्पना इस दस्तावेज में की गई थी? इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे और ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।